हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स जो कि सितंबर मंथ की है। तो इकोनॉमी की लेसन हमारी चल रही है, काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 के साथ। तो डिटेल में देखने वाले, इससे पहले हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर रखा है जो कि है एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड लेबर कोड। तो ये भी एक तरीके का रिफॉर्म ही आप देखोगे लेबर में। तो इन दोनों आर्टिकल को ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर के साथ। बायलैटरल नेटिंग देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। कंपनीज एक्ट 2020 यहाँ पे नया अमेंडमेंट हुआ है, इसके बारे में डिटेल प्रोविजन देखने वाले, काफ़ी बेटर तरीके से हम लोग समझेंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उसके बारे में भी डिटेल देख लेंगे। तो ये कुछ आर्टिकल्स है जिसको हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी लेसन देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिटेल में देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड आर्टिकल के साथ जो कि है अमेंडमेंट टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017। तो ये पहले 2017 का पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर था, उसको अब हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्यों अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्या हाईलाइट किया जा रहा है इस अमेंडमेंट ऑर्डर में, सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले समझिए कि व्हाट इज़ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, इसको बेटर तरीके से समझने के लिए आपको मैं कंपेयर कराती हूँ। एक तो होता है वर्ड परचेजिंग, ठीक है, परचेज करना। दूसरा होता है आपका यहाँ पे प्रोक्योरमेंट। तो इन दोनों में आप लोग डिफरेंस समझोगे तब आप मीनिंग में जो है ना समझ पाओगे बेटर तरीके से। जब आप कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हो, मार्केट में परचेज करने जाते हो, तो वो आप क्यों खरीदते हो, अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए। तो यानी कि आप कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो मार्केट से, और वो क्या होता है, वो परचेजिंग होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोक्योरमेंट भी सेम होता है कि गुड्स और सर्विस को खरीदना। लेकिन ये हमारे जैसे आम जनता लोग अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं करते, ये बिजनेसमैन करते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस चलाने के लिए, उनका बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होता है, उसको यहाँ पे चलाने के लिए जब वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर करते हैं बहुत लार्ज नंबर पे ना, तब इसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट। और ये जो प्रोक्योरमेंट करते हैं ये पब्लिक के लिए करते हैं, तो इसलिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाया गया है कि इसको अमेंड करना है पब्लिक प्रोक्योरमेंट को, तो यहाँ पे सबसे पहला फोकस है कि मेक इन इंडिया पे फोकस करना है। आत्मनिर्भर भारत जो सरकार के द्वारा लाया गया था मोदी जी के द्वारा, तो उसमें कहा गया था वोकल्स फॉर लोकल, यानी कि अब हम लोग को अपने कंट्री के जो लोकल ब्रांड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है और उसको इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसी को देखते ही यहाँ पे हमारे पास जो है एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है जो कि सरकार के द्वारा इसको लाया गया था, जिसमें कि हमारे कंट्री में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए लाया गया था। जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी सामान खरीदते हो, आपका मेड इन चाइना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मेड इन साउथ कोरिया, या फिर मेड इन कहीं कभी आप ले लो तो दूसरे दूसरे कंट्री का होता है। लेकिन बहुत सारे कम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम लोग मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको भी अब क्या है कि अमेंड किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा वो लोकल सप्लायर को दिया जाएगा। की हाईलाइट क्या क्या किया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी नोडल मिनिस्टर्स है, डिपार्टमेंट है, उनको यहाँ पे नोटिफाई किया गया है कि कोई भी अगर आप सामान लेते हो, गुड्स लेते हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मिनिमम लोकल कंटेंट के बारे में दिखाना है, वो भी क्लास 1 और क्लास 2 लोकल सप्लायर्स को। तो क्लास 1 और क्लास 2 क्या होते हैं, क्लास 1 वो लोकल सप्लायर्स होते हैं जिसमें कि लोकल कंटेंट किसे कहते हैं, तो लोकल कंटेंट कहने का मतलब है कि जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में होता है। यानी कि हमारे यहाँ आप लोग समझो कि जो मोबाइल फ़ोन है नोकिया अगर हमारे यहाँ बन रहा है, तो उसकी कुछ भी जो पार्ट्स एंड जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब क्या है कि पार्ट्स वगैरह होता है, जैसे बैटरी हो गया या फिर और भी हो गया, सिम कार्ड लगाने का जो चिप वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी हमारे ही कंट्री में किया जाएगा। तो यानी कि लोकल कंटेंट भी कहाँ का है, हमारे कंट्री का ही है, और फाइनल प्रोडक्ट जो निकल कर आ रहा है वो भी हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो लोकल कंटेंट जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तो क्लास 1 जो लोकल सप्लायर है वो होते हैं जिसमें कि लोकल कंटेंट जो है मोर देन 50% हो, और क्लास 2 सप्लायर वो होते हैं जिसमें कि लोकल कंटेंट यहाँ पे 20 से 50% हो। तो ये मेन डिफरेंस है लोकल 1 आपका जो है यहाँ पे क्लास 1 लोकल सप्लायर और क्लास 2 लोकल सप्लायर। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। और देखिए, अगर लोकल सप्लायर को हम लोग को ज़्यादा फोकस देना है, ज़्यादा इस पे जो है प्रेशर डालना है, तो जो फॉरेन सर्टिफिकेशन है, अनरिजनेबल जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, कोई ब्रांड है बाहर का, कोई मॉडल है बाहर का, तो उसको स्पेसिफाई करना ये थोड़ा लोकल सप्लायर के अगेंस्ट में हो जाएगा। अगर हम लोग को फॉरेन सर्टिफिकेशन देना है ना, तो ये सिर्फ यहाँ पे आप लोग देखो कि डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न है, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट का, जैसे कोई बिस्किट है जो बाहर से आ रहे हैं, बिस्क फार्म वगैरह है, तो वो अगर बाहर से आ रहे हैं तो उसका क्या है कि फॉरेन सर्टिफिकेशन देना होता है, तो सिर्फ उसके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वही बस उसको फॉरेन सर्टिफिकेशन देंगे।
जो कुछ एंटिटीज़ होते हैं कंट्री के, उनको यहाँ पे इंडियन कंपनीज का अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उनके गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट में किसी भी आइटम के लिए जो है वो पार्टिसिपेट करें। यानी कि बाहर के कंट्री जो है, यानी कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ है जो कि इंडिया को अलाउ नहीं करते हैं कि वो उनके गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करें, और उनको जो है ना यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में इंडिया में वो पार्टिसिपेट करें फॉर ऑल आइटम रिलेटेड टू द नोडल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एक्सेप्ट सिर्फ वो लिस्ट आइटम का वो लिस्ट जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा अगर पार्टिसिपेशन के लिए पब्लिश किया जाए तो। दोनों तरीके से बात है। मान लीजिए कि इंडिया और सिंगापुर है, सिंगापुर के जो गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहेंगे कि इंडिया से जो है ना कुछ बिजनेस के लिए वो जो है यहाँ पे कॉर्न का, अगर मान लीजिए कि कुछ उनको कॉर्न से कुछ बनाना है, तो कॉर्न के लिए जो भुट्टा वगैरह होता है उसके लिए अगर उनको प्रोक्योर करना है तो वो इंडिया से वो प्रोक्योर नहीं कर सकते। ना ही हमारा इंडिया जो है ना किसी और कंट्री से जो है प्रोक्योर कर सकता है किसी गुड को। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि पूरा फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड है। मान लीजिए कि हमारी कुछ मिनिस्ट्री है, जो फूड मिनिस्ट्री है, वो चाहेंगे कि नहीं, हम लोग को जो है कॉर्न अपने कंट्री में अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, हम सिंगापुर से या फिर दूसरे कंट्री से, मलेशिया वगैरह से अच्छा क्वालिटी का जो है कॉर्न ले लें, तो वो लिस्ट जारी करेंगे। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना फिर प्रोक्योरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे रखी गई है। सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स और जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रोक्योरमेंट आप देखो कि 1000 करोड़ पर एनम से ये एक्सीड नहीं होना चाहिए, और अगर यहाँ पे एक्सीड हो रहा है तो यहाँ पे उनके प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्शन को नेक्स्ट 5 ईयर के लिए यहाँ पे उनको जो है नोटिफाई करना जरूरी है। एक अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू भी रखना है, यानी कि प्रोक्योरमेंट जो है ना वो यहाँ पे एक लिमिट तो रखना है ना कि ठीक है, बाहर की कंट्री अगर हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के लिए अगर प्रोक्योर करना चाह रहे हैं तो कुछ एक अपर थ्रेशोल्ड हो सकता है कि आप इतना ही तक प्रोक्योर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खेत, पूरा का पूरा गाँव ही आप खरीद लो अपने सामान की पूर्ति करने के लिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, तो वो काम नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि पहले का जो यहाँ पे था पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये इशू किया गया था जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के अंडर में, जिसमें कि जो हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है उसको प्रमोट किया जाएगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। इसके अंदर क्या है कि जो रिवाइज्ड है वो यहाँ पे जून 2020 में किया गया। सिर्फ क्लास 1 और जो क्लास 2 लोकल सप्लायर्स है ना वो यहाँ पे एलिजिबल है कि सारे गुड्स और सर्विसेज को और काम को वो प्रोक्योर कर सकते हैं, और एस्टिमेटेड वैल्यू जो यहाँ पे परचेज का है ना वो 200 करोड़ से भी कम है। तो यहाँ पे यही एक लिमिट रख दिया गया है कि सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 ही यहाँ पे लोकल सप्लाईज जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू भी यहाँ पे आपका लिमिट रखा गया है कि 200 करोड़ से कम होना चाहिए। साथ ही एक ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी भी यहाँ पे इशू किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अप्रूवल जो है ना, जो यहाँ पे अथॉरिटी होंगे वही अप्रूव करेंगे कि यहाँ पे 200 करोड़ से कम का परचेज हो सके। साथ ही ये एप्लीकेबल किसके लिए है, तो प्रोक्योरमेंट जो सामान का, सर्विस का और वर्क का किया जाएगा वो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ डिपार्टमेंट होंगे, कुछ यहाँ पे सबऑर्डिनेट ऑफिसेज होंगे, कुछ ऑटोनोमस बॉडी होंगे जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट कंपनीज और उनके जॉइंट वेंचर्स और स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो उनके द्वारा यहाँ पे एप्लीकेबल किया गया है कि ठीक है सामान और सर्विसेज और वर्क में वो प्रोक्योर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लोकल कंटेंट का वेरिफिकेशन के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे नेसेसरी होगा, और साथ ही साथ जो नोडल मिनिस्ट्री होंगे ना उनको यहाँ पे कमेटी बनाना होगा इंटरनल और एक्सटर्नल मेंबर के साथ कि जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन किया जाए सेल्फ डिक्लेरेशन। जैसे कि मैं कोई फैक्ट्री चला रही हूँ, वहाँ पे इंडिया की ही कुछ मैं नई बिस्किट का जो है कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो नई बिस्किट का अगर मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो मुझे लोकल कंटेंट में इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके लिए सर्टिफिकेशन भी मैं खुद ही दूंगी, और मैं खुद ही अपने गुड्स के ऊपर जो है सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट करूँगी, और उसके साथ साथ बताऊँगी कि लोकल कंटेंट हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चर किया गया, डोमेस्टिक मार्केट का ही मैन्युफैक्चर चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही साथ जो है ये जो मेरे द्वारा जो सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया जाएगा उसको जो यहाँ पे मिनिस्टर्स होंगे उनके द्वारा कुछ कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि जो मैं खुद के प्रोडक्ट को यहाँ पे, खुद के गुड्स को जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन दी हूँ क्या वो कितना सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो ये भी प्रोविज़न था। कमेटी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के हैं, वो यहाँ पे इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। साथ ही साथ आप लोग देखो कि यहाँ पे कुछ और भी बातें रखी गई है, यानी कि कुछ और भी मेजर्स लिया गया है कि कैसे लोकल सप्लाई को हम लोग पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जो है प्रमोट कर सके। तो एक और भी ऑर्डर आया था 2018 में कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो कि MSC सेक्टर्स के लिए है, यानी कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है, इसको नोटिफाई किया गया था। MSME जो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट एक्ट है 2006, उसी के तहत इसको आपका रखा गया था। इसके अंदर क्या है कि हर एक सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, PSU जो है एक एनुअल टारगेट सेट करेंगे कि 25% का प्रोक्योरमेंट
उनको यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस सेक्टर से लेना है। यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम 3 तरीके का इंटरप्राइजेस हमारे कंट्री में होता है। ये ऐसे उद्योग होते हैं जो कि जिसमें लोग जो है ना वो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और हमारे कंट्री में आप देखोगे कि जो एमएसएमई सेक्टर है, इसी का छोटा पार्ट है एमएसई। एमएसएमई सेक्टर्स जो है जिसमें कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज आते हैं, इनको अगर आप देखोगे मिलाकर यहाँ पे 40% तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। 30% से ज़्यादा हमारे जीडीपी पे ये कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी अगर आप देखोगे तो 30% से ज़्यादा हमारे कंट्री में जो मैन्युफैक्चर होकर सामान निकलती है वो एमएसएमई सेक्टर से ही निकलता है। साथ ही अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कोविड के टाइम पे जब पैंडेमिक चल रहा था, जब हमारे कंट्री में लॉकडाउन था, तो उस समय मास्क का बहुत बड़ी मात्रा में एमएसएमई सेक्टर्स के द्वारा बनाया गया, पीपीई किट भी बनाया जा रहा था। तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग्स जो होते हैं हमारे कंट्री में वो एमएसएमई सेक्टर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम होता है कि जो एमएससी सेक्टर्स वाले जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मार्केट तक पहुँचाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट या फिर पीएसयू के द्वारा ये रखा गया है कि जो भी एमएससी के द्वारा यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसका 25% प्रोक्योरमेंट वो करेंगे। सब टारगेट अगर देखें तो 4% और 3% का रखा गया है 25% में से, जिसको कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब साथ ही साथ वीमेन इंटरप्राइजेज से करेंगे। यानी कि 4% का जो टोटल प्रोक्योरमेंट है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी से किया जाएगा। 3% तक का जो है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट वेमेन से किया जाएगा। यानी कि वेमेन के द्वारा कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर किया गया तो उसको अलग से यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करने का क्राइटेरिया रखा गया है। 358 आइटम्स है जो कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव परचेज, यानी कि एकदम से यहाँ पे आपका इनलिस्ट कर दिया गया है कि ये 358 आइटम्स है जिसको कि यहाँ पे एमएससी सेक्टर से ही यहाँ पे आपका जो है प्रोक्योर किया जाएगा, लिया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जिसको कि जेम भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को भी लॉन्च किया गया था 2016 में। एक इंड टू इंड ई पोर्टल है जिसमें कि प्रोक्योरिंग करनी है जो कॉमन यूज़ गुड्स और सर्विसेज है, वो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयूज़ के द्वारा। इसका एम है कि ट्रांसपेरेंसी लाना, साथ ही हमारे यहाँ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिजनेस जो करने का यहाँ पे आप लोग जो देखते हो उसको और भी ज़्यादा ईज़ करना है, बिल्कुल ही एक यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। साथ ही जो परचेज है GEM के थ्रू जो हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे जो यूज़र्स है ना उनको यहाँ पे मैंडेटरी बनाया जाएगा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ये जेम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ डिफेंस एक्विजिशंस प्रोसीजर भी है, DPP 2020 का लाया गया। इसके थ्रू क्या है ना कि हमारे यहाँ का जो इंडिजिनस कंटेंट है उसको ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई है। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे कंट्री से ही परचेज़ करते हैं। लेकिन अब क्या है कि डिफेंस में जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो। साथ ही साथ जो है 10% सपोर्ट मिलेगा इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में। साथ ही साथ इससे और भी प्रपोज होगा, न्यू कैटेगरी यहाँ पे बाई हो पाएगा। यानी कि अब हमारे यहाँ जो है मैन्युफैक्चर इन इंडिया होगा और मिनिमम 50% जो यहाँ पे इंडिजिनस कंटेंट होगा ना वो यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का भी एक कॉस्ट बेसिस देखने को मिलेगा। यानी कि आप मोटा मोटी आप लोग यही समझ सकते हो कि हमारे यहाँ जो डिफेंस से रिलेटेड जो एक्विजिशन होता है वो हम लोग बाहर से ना एक्वायर करके अपने कंट्री में ही उसको जो है डेवलप करेंगे, उसको अपनी ही कंट्री में उसको मैन्युफैक्चर करने के बारे में ध्यान देंगे। इशू क्या क्या लोकल सप्लायर के द्वारा फेस किया जा रहा है, ये तो बात रख दिया गया कि ठीक है चलो क्लास 1 लोकल सप्लायर, क्लास 2 लोकल सप्लायर को इतना इतना हम लोग परसेंट जो है वो उसके लोकल कंटेंट को हम लोग यहाँ पे प्रोक्योर करेंगे। बट फिर भी हमारे कंट्री के लोकल सप्लायर्स जो है बहुत तरीके का इशू फेस करते हैं। तो व्हाट आर दोस? तो कुछ जो डिपार्टमेंट्स, कुछ जो PSUs है वो कुछ मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्लॉज लगाते हैं। यानी कि एलिजिबिलिटी कहने का, जैसे कि आप प्रीलिम्स में देखते हो कि जब भी एलिजिबल होने के लिए UPSC के द्वारा भी कुछ क्लॉज लगाया जाता है कि मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम आपका ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो कुछ यहाँ पे आपका मिनिमम ग्रेजुएशन और साथ ही साथ मिनिमम आपका एज मांगता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ डिपार्टमेंट और PSU के द्वारा अगर लोकल सप्लायर को प्रोक्योर किया जाए तो प्रोक्योर करने के लिए भी लोकल सप्लायर के लिए कुछ यहाँ पे आपका मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्लॉज है। और ये इस तरीके का होता है ना कि बहुत सारे यहाँ पे लोकल सप्लायर्स जो है वो सारे एलिजिबिलिटी क्लॉज को पूरा नहीं कर पाते और वो यहाँ पे इस रेस से बाहर ही रहते हैं। जो टाइम कॉस्ट और जो एफर्ट यहाँ पे ज़रूरत होता है कि टेंडरिंग प्रोसेस के लिए इनएडिक्वेट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। यानी कि बायर और सेलर जो इंटरेक्शन है उसमें सही तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलता है, इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं होती है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेंडर
वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो ये सारी ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे लोकल सप्लायर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत सारे एमएसएमई जो है वो कंप्लेन करते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ना वो यहाँ पे वेंडर बन जाते हैं, वो भी जीईएम प्लेटफॉर्म से। यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी है, जो यहाँ पे आप लोग देखो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सामान को इधर उधर करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो वो क्या करने लगते हैं ना, वो खुद ही सामान लेकर जो है ना बेचने लगते हैं। मान लीजिए कि मेरा काम है कि महाराष्ट्र से सामान उठाना और फिर उसके बाद जो है एमएसएमई सेक्टर्स महाराष्ट्र में है तो वहाँ से सामान उठाना उनके इंडस्ट्री से और दिल्ली में जाके बेच देना है, ठीक है। दिल्ली में जाकर उसको दे देना, ये मेरा ट्रेडर्स का काम है कि ट्रेड वगैरह मैं करती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ कि महाराष्ट्र में ही जाऊँ और वहाँ के जो एमएसएमई सेक्टर्स है उससे कुछ सामान प्रोक्योर कर लूँ और उसको मैं अपने दुकान में लाकर बेचने लगूँ। तो ये काम ही करने लगे और जीईएम प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ईजी हो गया, जिससे कि जो जेन्युइन इंटरेस्ट है माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस का वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है। तो इसी से हमारे लोकल सप्लायर भी कहीं ना कहीं जो है हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। सजेशन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट यहाँ पे एमएससी सेक्टर से किया जा रहा है ये 3 से 4% तक यहाँ पे ईयर ऑन हर एक साल ये बढ़ते जा रहा है। और अगर हम लोग देखें तो 2017-18 में जहाँ ये 23% था, ये प्रोक्योरमेंट बढ़ के 30% हो चुका है 2020 में। लेकिन और भी हमें इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दिया जा रहा है कि सबसे पहली बात है कि हमें ज़रूरत है कि डिजिटाइज्ड करना, यानी कि सारी चीज़ें को ऑनलाइन करना, विच इज़ वेरी जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा और सारे लोगों को अवेलेबल हो पाए, ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सेंट्रल डेटाबेस है एमएससी वेंडर्स के बारे में तो ऑल ओवर द कंट्री में इसके जो डेटाबेस है वो पूरी तरीके से पता होना चाहिए। अथॉरिटीज़ को यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर्स में आप देखते हो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। हाईफाई अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगा दिया जाएगा तो ऑब्वियस है कि एमएसएमई सेक्टर्स उसको जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ सेमी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लैब भी यहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहिए हर एक स्टेट में, जिसमें कि फेयर और क्विक टेस्टिंग हो सके, प्रोडक्ट का सही तरीके से टेस्टिंग हो, उसमें पता चल सके कि लोकल कंटेंट कितना है, लोकल सप्लायर्स किस तरीके से उसमें भाग ले रहे हैं, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग पता चल सके। साथ ही मेजर जो प्रोक्योरिंग मिनिस्टर्स है ना उनको यहाँ पे कुछ मेजर्स लेना चाहिए, जिससे कि एमएससी वेंडर्स को साथ ही साथ पीएसयू को वो ट्रेनिंग दे सके और उनके जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स है उनको भी ट्रेनिंग दे सके और इस सेक्टर्स के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज हो। फीडबैक और ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल भी होना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि जिस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे लोकल वोकल्स फॉर लोकल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं और लोकल सप्लायर्स को हम लोग यहाँ पे कुछ छूट दे रहे हैं और यहाँ पे लोकल डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसको बूस्ट करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिड्रेसल अगर रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल रहेगा या फीडबैक रहेगा, तो उससे बेटर तरीके से समझ में आएगा कि कहाँ पे काम अच्छे हो रहे हैं, कहाँ पे काम नहीं अच्छे हो रहे, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके का हो रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया जा रहा है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में वो क्यों किया जा रहा है और प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, इस समय क्या क्या यहाँ पे आपका रूल्स रेगुलेशन रखा गया है, क्या क्या इश्यूज़ फेस किया जा रहा है लोकल सप्लायर्स के द्वारा और क्या सजेशन दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। फाइन, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। बायलैटरल नेटिंग की बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली बायलैटरल नेटिंग जो है वो क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2020 ये आपका निकल कर आया है। इसका एम यही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आना और जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में उसको यहाँ पे प्रमोट करना। तो ये बायलैटरल नेटिंग होता क्या है पहले इसको समझिए। बायलैटरल नेटिंग कहने का मतलब है बायलैटरल मीन्स दो कंट्री, दो ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी दो, ठीक है। यहाँ पे नेटिंग एग्रीमेंट होता है जिसमें कि दो काउंटर पार्टीज जो होते हैं, मान लीजिए जैसे ए है और बी है, किसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में गए और वो क्लेम करते एक दूसरे के अगेंस्ट में और एक सिंगल नेट पेमेंट ऑब्लिगेशंस हो यहाँ पे वो डिटरमाइन करते ड्यू टू कंट्री पार्टी टू द अदर्स, ठीक है, एक कंट्री पार्टी से दूसरे कंट्री पार्टी में। नेटिंग का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू इसके थ्रू पूरा समझाऊंगी। नेटिंग का मतलब होता है कि ऑफसेट करना सारे जो क्लेम्स है, यानी कि डीलिंग से जो यहाँ पे दो पार्टी के बीच में जब डील होता है उससे अगर कोई भी क्लेम निकल कर आ रहा है तो उसको यहाँ पे ऑफसेट करना, यानी कि बिल्कुल से उसको जो है नॉर्मलाइज करना और एक जो नेट अमाउंट पेएबल है उसको डिटरमाइन करना और रिसीव करना वो भी दूसरे पार्टी से, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए दो पार्टी है, एक ए पार्टी है एक बी पार्टी है, दोनों यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ए ने यहाँ पे बी को 25,000 दिया, ठीक है, और उसी के बदले बी आप देखोगे बी ने ए को 1,00,000 रुपया दिया। तो यहाँ पे समझिए कि पहले ए ने बी को 25,000 दिया और बी उसके बदले बी ने क्या किया कि ए को यहाँ पे 1,00,000 रुपये दे दिया, ठीक है।
फिर सेकंड आप लोग देखो कि क्या हुआ कि बी के द्वारा ए को यहाँ पे पेमेंट किया गया, पे किया गया 75,000 रुपये। तो पहले ए ने बी को 25,000 दिया था, और फिर यहाँ पे बी के द्वारा यहाँ पे ए को 1,00,000 रुपया दिया गया, और फिर यहाँ पे बी के द्वारा पे किया गया 75,000 रुपये। ठीक है, तो ये एक आप लोग समझिए क्या है कि ये एक आपका सिंगल है, यानी कि ये आपका जो है बायलैटरल नेटिंग हो गया। और ये आपका सिर्फ यहाँ पे आप लोग समझो कि ये आपका एक फिनेंशियल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है। तो बायलैटरल नेटिंग में क्या हुआ कि यहाँ पे एक फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि एक दूसरे को दोनों ने कुछ ना कुछ यहाँ पे फिनेंशियल जो मदद है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। मदद तो नहीं कह सकते, चलिए ठीक है, पैसे वगैरह ट्रांसफ़र किया गया। ए को ज़रूरत था, ए के पास बहुत पैसे हो गए तो वो खुश हो गए, बी को 25,000 दे दिया। वही बी अगर बहुत खुश हो गया तो वो 1,00,000 ए को दे दिया। तो एक फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ है। दूसरा भी आप लोग देखो कि ये अलग तरीके का, ये यूनिलैटरल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बी की तरफ से ए को जो है ना सिर्फ यहाँ पे पेमेंट किया गया 75,000 रुपया। तो यहाँ पे दिया गया ओ किया गया है, और यहाँ पे आपका पे किया गया। तो इन दोनों में डिफरेंस है। आगे देखेंगे एक से एक करके कि क्या यहाँ पे बातें की जा रही है। तो बायलैटरल नेटिंग का मतलब समझ गए। नेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी अगर क्लेम निकल कर आ रहा है इस तरीके से फिनेंशियल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर कोई भी क्लेम निकल कर आ रहा है तो उसको ऑफसेट करना, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करना। वहीं अगर बायलैटरल नेटिंग की बात करें तो दो कंट्री, दो यहाँ पे पार्टी के बीच में जो ये फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि सारे क्लेम को यहाँ पे ऑफसेट किया जाता है, उसको कहते हैं यहाँ पे बायलैटरल नेटिंग। इसी के साथ आपका मल्टीलैटरल नेटिंग भी होता है एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे दो से ज़्यादा कंट्रीज़ अगर इस तरीके के चीज़ों में यहाँ पे फिनेंशियल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर इंक्लूड है तो यहाँ पे मल्टीलैटरल नेटिंग भी कहते हैं यहाँ पे। साथ ही पहले आप देखोगे तो इंडियन फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है ना इस तरीके का बायलैटरल नेटिंग को अलाउ नहीं करता था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मल्टीलैटरल ही नेटिंग होता था, यानी कि दो कंट्री के बीच में इस तरीके का फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, सिर्फ दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता था। बट नाउ दिस इज़ ऑल्सो परमिसेबल। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें आप देखो कि 40% जो टोटल फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है। वहीं अगर मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो 60% होता है, यानी कि इंडिया में आप देखो कि मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होता है, साथ ही साथ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है कम होता है। साथ ही कुछ और बातें देख लेते हैं कि नेटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एडवांस इकोनॉमीज़ में। हमारे यहाँ तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में आप जाओगे तो ये नेटिंग वगैरह बहुत होता है। साथ ही साथ आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो मेजर जुरिस्डिक्शन जैसे कि यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, इनमें लीगल प्रोविज़न है इस तरीके का नेटिंग एग्रीमेंट को लेकर। ग्लोबल रेगुलेटरी जो बॉडीज़ है जैसे कि आपका एफएसबी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, और बेसल कमेटी है बैंकिंग सुपरविजन में, वो भी इस तरीके के नेटिंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग देख लियो कि ये नेटिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जितने भी एडवांस इकॉनमीज़ है वो इसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनाइजेशन भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2020 का यहाँ पे बायलैटरल नेटिंग निकल कर आया है, तो ये है क्या, इसमें क्या क्या प्रोविज़न हमारे इंडिया में रखा गया है। सबसे पहला कि एक लीगल फ्रेमवर्क आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में बायलैटरल नेटिंग को अलाउ नहीं किया गया है, तो अलाउ करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है, जो कि अब लीगल फ्रेमवर्क आ गया है। साथ ही इसमें कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकता है, या किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, इडाई है, पीएफआरडीए है, या फिर आईएफएससीए है। तो इन सब के द्वारा भी यहाँ पे जो है फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही नेट अमाउंट कितना पेएबल है ये भी डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखो कि यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ए के द्वारा बी को कितना दिया गया, बी के द्वारा ए को कितना दिया गया। तो ये भी आपका जितना नेट अमाउंट पेएबल है इसके बारे में पता चलेगा। साथ ही कुछ सर्टेन लिमिटेशन भी इम्पोज किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रैक्टिशनर है उनके पावर में। तो इस तरीके का जो मूव्स ले रहे हैं हम लोग इंडिया में, एडवांस इकॉनमीज़ को देखते हुए हम लोग अपनी इंडिया में भी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर है, तभी दूसरे कंट्री भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग भी अपने कंट्री में लेकर आए हैं। तो क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहला जो क्रेडिट रिस्क का जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंडा होता था और रेगुलेटरी कैपिटल बर्डन बहुत ज़्यादा बैंकों के ऊपर होता था, अब ये कम हो जाएगा। जो कैपिटल है दूसरे प्रोडक्टिव यूजर्स में वो यहाँ पे इस्तेमाल हो पाएंगे, और जो सिस्टमेटिक रिस्क है इस तरीके का डिफ़ॉल्ट करने का ये कम हो जाएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, किसी के साथ आप एग्रीमेंट करते हो तो क्या होता है कि एक पेपर में आप रिटन कंसेंट आपके पास होता है कि आपने ए को जो है ए को इतना रुपया दिया, ए ने आपको इतना रुपया देने को कहा, ए के ऊपर आपका इतना कर्जा है या फिर बी के ऊपर आपका इतना कर्जा है। तो ये क्या होता है कि दो कंट्री के साथ अगर आप इस तरीके का फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं या फिर एग्रीमेंट में जाते हैं, तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपके पास रिटन कंसेंट होगा। कल को आपके पास अगर कोई भी पैसे से लेकर कोई भी रिस्क आपको देखने को मिलेगा तो आप जो है डायरेक्टली
क्लेम कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो और आपके पास प्रूफ भी होगा कंप्लेन करने का। तो यहाँ पे जो रिस्क है, जैसे कि मान लीजिए कि दो लोग को पैसा दिया गया, आपने किसी को भी पैसा दिया होगा, आज तक जो है आपके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा, दोस्त दुश्मन किसी को भी आपने पैसा दिया, बाद में वो आपको रिटर्न करने से जो है इनकार कर दिया। यही चीज़ें होती है, पैसा लेने टाइम सब कोई अच्छा अच्छा बन के आ जाते हैं, लेकिन उसी को रिटर्न करने टाइम जो है ना कोई जल्दी रिटर्न नहीं करता, बहुत कम ही लोग हैं जो रिटर्न करते हैं। तो फिर आप उसके लिए कहीं क्लेम नहीं करते हो, आपको बर्दाश्त करके रखना करना पड़ता है, आपको अपने पैसे को ही भूलना पड़ता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं मेरा पैसा चोरी हो गया, इस तरीके का आपको सोचना पड़ता है कि नहीं। तो एक रिस्क भी आपके पास अराइज हो जाता है, लेकिन इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे तो आपके पास रिस्क नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे जो हेजिंग कॉस्ट और जो लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है बैंकों को, प्राइमरी डीलर को, दूसरे मार्केट मेकर्स को, तो उनको जो ये इस तरीके का लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है वो भी इनको मिल पाएगा। यानी कि इस तरीके के अगर कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो वो क्या होगा कि उनको जब पैसे की ज़रूरत होगी तो बेटर तरीके से उनको पैसे मिल पाएगा। साथ ही कि एक एफिशिएंट रिकवरी मैकेनिज्म है, वही चीज़ मैं अभी बताई कि रिकवरी भी आपका बहुत बेटर तरीके से हो जाएगा। इंडिया का जो G20 और FSB कमिटमेंट है कि यहाँ पे ग्लोबल रेगुलेटरी रिफॉर्म को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी OTC डेरिवेटिव मार्केट में। तो डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। एक स्ट्रॉन्ग नेटिंग सिस्टम जो है, जनरली यहाँ पे आप देखोगे कि डेरिवेटिव मार्केट को भी बहुत ज़्यादा थ्राइव करता है। तो पहले डेरिवेटिव ही समझ लेते हैं, फिर आप लोग ये लास्ट स्टेटमेंट का मतलब समझोगे, OTC डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये सारे फंडे आप समझिए। डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि इसको हम लोग एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी कह सकते हैं, जिसमें कि जो प्राइस है सिक्योरिटी का वो डिपेंड होता है जो प्राइस आप एसेट का होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी एसेट है, आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड का जो है वो उसका आपका 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो ये आप देखो कि प्राइस ऑफ सिक्योरिटी कितना है, तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इसी से निकल कर आएगा ना। जब आप किसी को ये गोल्ड दोगे, यानी कि गिरवी में रखना है, या फिर ऐसे ही आपके दोस्त को पैसे की ज़रूरत है तो आप ये अपना सोना दे दिए, कोई भी ज्वेलरी दे दिए, ठीक है, हाथ का कंगन दे दिए, कुछ भी दे दिए, तो 1 लाख रुपए का है। अब सिक्योरिटी का जो यहाँ पे प्राइस होगा वो भी तो इसी से ना यहाँ पे आपका फिक्स हो पाएगा कि 1 लाख का आपने किसी को अपना गहना दिया, तो जब टाइम आप उनका पूरा हो जाएगा, उसके पास पैसे आ जाएंगे या फिर आपको ज़रूरत होगा, तो 1 लाख रुपये ही आपको वापस किया जाएगा। तो ये जो सिक्योरिटी का प्राइस है ये कहाँ से डिपेंड होता है, तो उसी पे डिपेंड होता है जो कि आपका एसेट है। तो कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, वारंट है, स्वैप है। तो ये पूरी तरीके से इकोनॉमी का यहाँ पे टर्म है। तो हम लोग बाद में देखेंगे, जब हमारी इकोनॉमिक लेसन स्टार्ट होगी तो एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो डेरिवेटिव मीन्स डिराइव होना, यानी कि कितना का आपने दिया और उसी से आपका जो है उसी आइटम से और उसी गुड से आपका जो है डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे G20 और जो FSP का यहाँ पे कमिटमेंट है, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे ग्लोबल रेगुलेटरी जो रिफॉर्म है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो भी OTC डेरिवेटिव मार्केट में। अब यहाँ पे डेरिवेटिव तो समझ गए, बट व्हाट इज़ OTC? OTC है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, यानी कि ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप दो पार्टीज़ के बीच में देखोगे, जिसको बायलैटरल नेगोशिएशन भी कह सकते हैं, जिसमें कोई भी यहाँ पे इंटरमीडियरीज नहीं होंगे, ठीक है। तो इंटरमीडियरीज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओवर द काउंटर में क्या होता है ना कि दो लोगों के बीच में यहाँ पे आपका जो है ट्रेड होगा, व्यापार होगा, लेकिन इसमें इंटरमीडियरीज के बिना होगा। क्वालिफाइड फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, QFC भी हम लोग देख रहे थे। इसका मतलब है कि कोई भी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्वालिफाइड फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जैसा वो नोटिफाई किया गया है दो क्वालिफाइड फिनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच में, और एटलीस्ट वन पार्टी जो इस एंटिटी में है ना उसको रेलिवेंट जो अथॉरिटी है उसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। तो ये बातें रही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको भी समझिएगा। तो बायलैटरल नेटिंग जो है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है ये और इसका मतलब क्या है, क्यों इसका सिग्निफिकेंस है, तभी तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हमारे कंट्री में क्या प्रोविज़न रखा गया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कंपनीज एक्ट 2020। इससे पहले के भी बारे में भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारे कंट्री में रोल प्ले करता है। तो आइए कंपनीज एक्ट भी देख लेते हैं। कंपनीज एक्ट 2020 जो है ये अभी रिसेंटली आप देखोगे कि आया है। तो जो कंपनीज एक्ट है 2020, इसको यहाँ पे जो बनाया गया है वो कंपनी लॉ कमेटी के बेस्ड पे, जो कि यहाँ पे सेटअप किया गया था किसके चेयरमैनशिप में, तो श्री इंजेती श्रीनिवास, जो कि 2019 में ये कमेटी बनाई गई थी। ये जो कंपनी लॉ कमेटी है ना, ये आपका बनाया गया था क्यों, डीक्रिमिनलाइज ऑफेंसेस और यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि बिजनेस का एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट हो हमारे कंट्री में, इसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बनाया गया था। और वो भी कोविड-19 रिलीफ पैकेज को देखते हुए, जो सरकार के द्वारा यहाँ पे कोविड-19 का रिलीफ पैकेज दिया गया था, उसी के तहत ये बनाया गया था, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेते कुछ और बातें, फिर हम लोग लास्ट की भी देखेंगे। तो की अमेंडमेंट क्या किया गया है, पहले ये समझिए। तो की अमेंडमेंट समझने के लिए आपको इससे पहले वाला जो 2013 का कानून
कानून था उसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए 2013 के कानून में क्या था। इस कानून में ये था कि जो कंपनी है हमारे कंट्री में उसकी इनकॉर्पोरेशन को रेगुलेट करना है। कंपनी का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के कोई डायरेक्टर या फिर कंपनी का डिसोल्यूशन होना, कंपनी बंद होना, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इस कानून के तहत देखा जाता था। यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR है, ये सारे लार्ज कंपनीज को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है CSR में, यानी कि ऐसा भी कुछ % काम करना है जो कि हमारे सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए यहाँ पे काम करना है। साथ ही यहाँ पे देखिए कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इसी कानून के तहत। यानी कि अगर कोई भी कानून में कोई भी कंपनी में डिस्प्यूट अगर होता है तो वो यहाँ पे कंपनी के लिए अलग से ट्रिब्यूनल है, उसी में ये सुना जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी 2013 की। बट जो अभी नया अमेंडमेंट किया गया है उसमें क्या क्या बातें रखी गई है उसको समझना ज़रूरी है। जो अपराध है उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, यानी कि अपराध को कम किया गया। तो यहाँ पे बातें क्या क्या है कि जो पेनाल्टी है उसको यहाँ पे रिमूव किया गया है अमेंडमेंट करके, और जो 9 साल के यहाँ पे ऑफेंसेस का जो इम्प्रिजमेंट था, जो कि नॉन कंप्लायंस लेकर अगर आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ नहीं चल रहे हो तो 9 साल का आपका जो है इम्प्रिजमेंट होगा। तो इसको कम करके अब यहाँ पे फाइन कर दिया गया। कुछ सर्टेन केसेस में सिर्फ आप पैसे दीजिए और बच जाइए, जेल जाने का जरूरत नहीं है, इस तरीके का भी काम किया गया है। और ये सारा जो यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, ध्यान में रखिएगा कि कोविड-19 को देखते हुए ऐसा किया गया है। साथ ही यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आपने सीरियस ऑफेंस किया है, कोई सीरियस अपराध किए हो आप, जैसे कि कुछ फ्रॉड कर दिए कंपनी में, ऐसा कुछ फ्रॉड कर दिए जो कि कंपनी डूब गई, या फिर अपने प्रॉफिट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर दिए, तो ये तो बहुत सीरियस क्राइम हो गया ना। तो फिर इसमें तो आपको कोई नहीं बचाएगा, है कि नहीं। तो इसमें तो आपको तो किसी भी तरीके का ये माफ़ी वाला भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस कानून के तहत आप देखो तो 1% जो कंपनी होता है, कोई कंपनी होते हैं जो कि 1% कंपनी है या फिर छोटी कंपनी है जिसमें कि 4 से 5 लोग होते हैं, वो यहाँ पे सिर्फ लिएबल है कि अप टू 50% पेनाल्टी दे सकते हैं कुछ सर्टेन ऑफेंसेस का। मान लीजिए फाइन लगा दिया गया, 50 लाख का फाइन लगा दिया गया, फिर ये छोटे कंपनी कहाँ से देंगे, तो 50,000 का फाइन लगा दिया गया तो 25,000 जो है वो 50% दे सकते हैं। साथ ही अमेंडमेंट में क्या है ना कि इस प्रोविजंस को सारे प्रोड्यूसर कंपनीज में और जो स्टार्टअप कंपनीज है ना उसमें ये एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, उम्दा कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टअप कंपनीज होते हैं वो तो बेचारे अपने ही अभी स्टार्टअप है, उनके पास फंडिंग की ऐसी ही बहुत ज़्यादा इशू होती है। सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में जो है स्टार्टअप के लिए इतना ज़्यादा जो है हेल्प नहीं किया जाता, तो एक अलग तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसलिए उनके ऊपर अगर कोई भी तरीके का पेनाल्टी लगता है तो उनको 50% का ही जो है जुर्माना यहाँ पे देना होगा। साथ ही यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनी है उससे भी एक्सक्लूजन किया गया है। इस अमेंडमेंट में क्या है ना कि सेंटर्स को ये एम्पावर दे दिया गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें कि सेबी के साथ कंसल्ट करके वो यहाँ पे कुछ कंपनी को जो कि कुछ स्पेसिफाइड क्लॉज के साथ साथ जो है उसको यहाँ पे बाहर रख सकते हैं, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से बाहर कर सकते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बात करें, प्रोड्यूसर कंपनी जो कि जो नई कंपनी होती है, तो 2013 के कानून में क्या था कि कुछ सर्टेन प्रोविज़न था 1956 के तहत से, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहा था। यानी कि क्या क्या प्रोविज़न था कि यहाँ पे मेंबरशिप है, ये मीटिंग का जो कहाँ पे मीटिंग होना है, और मेंटेनेंस अकाउंट का कैसे मेंटेन करना है, तो ये सारी प्रोविजंस जो है आर्टिकल एक्ट 2013 में था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया गया ना, इसमें जो कुछ प्रोविज़न है ये सारे उसको हटा दिया गया है और कुछ न्यू चेंजेस इस कानून में लाया गया है, और सिमिलर प्रोविजंस जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए रखा गया है, जो कि यहाँ पे पर्टिकुलरली बेनिफिट किसको होगा, तो FPO को होगा। यानी कि यहाँ पे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनी होते हैं, जैसे कि FPO है, हम लोग FPC इसको कह रहे हो, तो FPO भी होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिनको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली बेनिफिट होने वाला है। प्रोड्यूसर कंपनी का अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन कंपनी आते हैं, जो कि आप लोग देखो कि कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है, या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेल करना है, उसका प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करना है, या फिर यहाँ पे जो कॉटेज जो इंडस्ट्री है उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेल करना है। तो ये सारे जो प्रोड्यूस करते हैं ना उसको हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। ठीक है, CSR का भी क्या फंडा रखा गया है इसमें। 2013 के कानून में क्या था कि कंपनीज जिसका नेट वर्थ और टर्नओवर या प्रॉफिट अगर कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट से बहुत ज़्यादा है तो वो 2% जो है अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का वो खर्च करेंगे CSR में। ये तो मैंडेटरी था, ठीक है। लेकिन अब अमेंडमेंट क्या है कि यहाँ पे कंपनीज को जो है एग्जेम्प्ट किया गया है कि CSR जिनका यहाँ पे लाइबिलिटी 50 लाख अ ईयर है, जब से वो सेटअप किए हैं CSR कमेटी, तब यहाँ पे क्या है ना कि कुछ कमेटी को एलिजिबल भी किया गया है CSR प्रोविज़न के अंदर, और उनको ये अलाउ किया गया है कि वो अपना कोई भी अमाउंट जितना भी वो स्पेंड कर सकते हैं CSR में, वो उसको सेट करें।
बेंचेस अगर एनसीएलटी के बारे में अगर देखें तो इस अमेंडमेंट में क्या है ना कि बेंचेस को जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का है वो दिल्ली में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। साथ ही रेन्यूमरेशन अगर देखें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, तो अमेंडमेंट में क्या है ना कि स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है, यानी कि जो रेन्यूमरेशन का पेमेंट है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी देना है, जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आते हैं। अगर कंपनी में इनएडिक्वेट या फिर कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो रेन्यूमरेशन है पेमेंट का वो भी यहाँ पे दिया जाएगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। तो ये भी अमेंडमेंट किया गया है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक इससे रिलेटेड आता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको कि सेकंड टाइम अमेंड किया गया है 2020 में। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देखे, बट एक बार रिवाइज कर लीजिए कि रिसेंटली क्या हुआ है कि इस बार यहाँ पे इसको अमेंड किया गया है, और इसमें जो इम्प्रूव है यानी कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट लाया जाता है जिसमें इंडिया की जो रैंक है ना वो यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। तो मीन्स इस यहाँ पे इम्प्रूव होती ही जा रही है। तो इसको और इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है। इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया कि पहले का जो 2016 का कोड था, इसमें एक टाइम बाउंड प्रोसेस रखा गया है कि कोई भी इंसॉल्वेंसी होता है कंपनी में, यानी कि आप लोग देखो कि कंपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर घाटे में जा रही है, डेट में जा रही है, कर्ज में जा रही है, तो उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए इस तरीके का यहाँ पे कोड लाया गया है, और वो भी इंडिविजुअल्स के लिए। तो एक टाइम बाउंड प्रोसेस रखा गया है कि जैसे 3 महीने 6 महीने में ये जो रिजोल्यूशन है ये पूरा किया जाएगा। साथ ही इस लेजिस्लेशन में क्या किया गया है कि टेम्प्ररी सस्पेंड किया गया है, यानी कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसका इनिशिएशन जो है ना वो अभी कुछ समय के लिए इसको सस्पेंड किया गया है। साथ ही आप लोग देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इस पीरियड को एक्सटेंड किया गया है 1 ईयर, जब से ये नोटिफिकेशन आएगा। इंसॉल्वेंसी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इंडिविजुअल और जो कंपनीज होते हैं ना वो अपने आउटस्टैंडिंग डेट को रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो वापस से रीपे नहीं कर पाते, उस सिचुएशन को हम लोग इंसॉल्वेंसी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2020 का ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस कहने का मतलब क्या होता है? अध्यादेश। अध्यादेश कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो अगर प्रेसिडेंट को या फिर स्टेट में गवर्नर को ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कानून लाने की ज़रूरत है, तब वो उस समय ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है कानून लाते हैं। तो पहले ये ऑर्डिनेंस ही लाया गया था इस पैंडेमिक के टाइम में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं था तब यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 123, उसी के अकॉर्डिंग वो अध्यादेश जारी करते हैं। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो उसके लिए आर्टिकल है 213। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस आया था, उसी को अब यहाँ पे हटाया जाएगा और इस तरीके का कानून बनाया गया। अमेंडमेंट जो है ना, क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे लाया गया, और साथ ही साथ जो है इम्यूनिटी दिया जाएगा बिजनेस को, कुछ छूट दी जाएगी बिजनेस को कि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन हो चुका है पैंडेमिक के दौरान और बिजनेस को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। तो बिजनेस सही तरीके से काम कर सके, घाटे में ना जाए, और घाटे में है तो उसको वो अपने हिसाब से वो रिजॉल्व कर सके, तो इसलिए इस तरीके का रिलीफ दिया गया है। कुछ फैक्टरिंग देखते हैं, फैक्टरिंग रेगुलेशंस बिल 2020 का, यानी कि फैक्ट्री को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे बिल लाया गया, उसके बारे में देखते हैं। रिसेंटली ये बिल लोकसभा से पास हुआ है। अभी ये बिल है, अभी ये कानून नहीं बना है, तो इसलिए ये लोकसभा से ही पास हुआ है। इस बिल में क्या है कि जो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट है 2011 का, उसको अमेंड किया जाएगा और यहाँ पे फैक्टरिंग बिजनेस को एंगेज किया जा सकता है। बिल में क्या है कि यहाँ पे माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइजेज है उसको हेल्प किया जाएगा, यानी कि एडिशनल रेवेन्यू यहाँ पे प्रोवाइड करके कैसे होगा, तो क्रेडिट फैसिलिटी देना है, क्योंकि फंडिंग की कमी होती है एमएसएमई सेक्टर्स को, स्पेशली यहाँ पे ट्रेड रिसेबल डिस्काउंटिंग जिसको ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, ये है ट्रेड्स। ट्रेड से रिलेटेड हम लोग सुबह 10 बजे जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनसाइट आईएएस की, उसमें हम लोग सॉल्व किए थे। तो ये ट्रेड से जो है ना इसके थ्रू उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। 2011 का जो एक्ट है, यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा जो भी रिसीवेबल है फैक्टर्स, रिसीवेबल टू फैक्टर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो भी फैक्टरिंग बिजनेस है उसको कैरी आउट करने के लिए ये सारी चीज़ों को असाइन भी किया जाएगा। फैक्टरिंग बिजनेस क्या होता है? फैक्टरिंग बिजनेस कहने का मतलब है कि एक ऐसा व्यापार जहाँ पे कोई एंटिटी है, यानी कि फैक्टर है, वो यहाँ पे रिसीवेबल है, यानी कि दूसरे एंटिटी को वो कुछ अमाउंट के लिए जो है वो अगर रिसीव कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे हम लोग फैक्टरिंग बिजनेस कह रहे हैं। ठीक है, रिसीवेबल कहने का मतलब है कि टोटल अमाउंट जो कि यहाँ पे पेड किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स कोई भी बैंक हो सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड यहाँ पे एनबीएफसी हो सकती है। तो इस तरीके से कंपनी एक्ट के थ्रू जो भी बैंक और जो एनबीएफसी आते हैं उनको कंपनीज एक्ट के थ्रू यहाँ पे कंपनीज आते हैं। ठीक है, एनबीएफसी जो होते हैं वो रजिस्टर किया जाता है कंपनी एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे जो बैंक है और वो कंपनी जो कि वो एनबीएफसी जो कि कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उनको यहाँ पे फैक्टर कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखना है कि किसको यहाँ पे फैक्टरिंग बिजनेस कहा जा रहा है, कौन से यहाँ पे फैक्टर है और रिसीवेबल किसको कहा जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को क्लियर कर
करते हुए चलना है। तो ये बात हुआ यहाँ पे हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो कि इस बार अमेंड किया गया, साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2020। तो इसमें न्यू प्रोविजन क्या क्या लाया गया, ऑफेंस को यहाँ पे कम किया गया है, लिस्टेड कंपनी को बाहर रखा गया है, प्रोड्यूसर कंपनी को और ज़्यादा यहाँ पे एडिशन जो है उनको हेल्प किया गया। CSR के बारे में यहाँ पे कम किया गया है, यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंडेटरी है सारे कंपनी के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कम प्रोविजन रखा गया है। NCALAT का जो बेंचेस है वो न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी रेनोमरेशंस दिया जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये एक छोटा सा आर्टिकल है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, इसको देख लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये है क्या। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड है, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके ये 4th एडिशन यहाँ पे रिलीज़ किए, और ये 4th एडिशन का नाम ही है क्या है यहाँ पे, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। वो भी स्टेट को रैंक किया जाता है। तो DPIIT के द्वारा ये डेवलप किया गया है, और 2015 से ही देखा जा रहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस करने के लिए कौन से स्टेट में किस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर है, उसको यहाँ पे मेज़र करने के लिए ये आपका लाया गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कुछ रिकमेंडेशन रखा गया है कि कैसे टाइम और जो एफर्ट यहाँ पे बिजनेस के द्वारा लगाया जाता है उसको यहाँ पे कम करना है। साथ ही सारे स्टेट को रिकमेंड भी किया गया है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, जो कि सारे जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिले। देखिए, इंडिया में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इन्वेस्टर्स को 27 फॉर्म भरने होते हैं, लेकिन वहीं आप सिंगापुर में जाओगे ना तो यहाँ पे सिर्फ 3 फॉर्म भरने होते हैं। तो जितने भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो वो इंडिया में क्यों आएंगे जब इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो क्यों नहीं सिंगापुर में जाएंगे जब उनको इतना ईजी प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें भी अपने कंट्री में एक सिंगल विंडो रखना है। सिंगल विंडो कहने का मतलब है कि एक जगह ही जाकर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया में किसी भी तरीके का बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको डिफरेंट पोर्टल में, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट दफ्तर में जाकर पता करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पता चल जाएगा। ठीक है। साथ ही जो लाइसेंस देने का यहाँ पे बात किया जा रहा है उसका ड्यूरेशन को भी एक्सटेंड किया गया है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि कुछ रेगुलेशन को भी सेट किया जाएगा, जैसे कि लेबर और इन्वायरमेंटल लॉ है, ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसको भी जो स्टेट इसको उसको भी रिवॉर्ड किया जाएगा अगर ये सारे सेट ऑफ रेगुलेशंस को जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं किए। इसका एम यही है बस BRAP का, ये जो आपका रिपोर्ट यहाँ पे आया कि लार्जर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि अच्छे से अच्छे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट करना है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हर एक स्टेट में जो है बेटर तरीके से हो सके। स्टेट की जो रैंकिंग है इससे क्या होगा कि बेटर रैंकिंग से जो इन्वेस्टर्स है उनको समझ में आएगा कि हाँ इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, इस स्टेट में बिजनेस स्टार्ट करना सही रहेगा, तो वो उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प होगा। हेल्दी कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलेगा और हमारी जो रैंकिंग है हर एक स्टेट में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वो इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ इस बार का रिपोर्ट देख लेते कि क्या कहा जा रहा है। तो इसमें 180 रिफॉर्म पॉइंट्स है, जिसमें कि 12 जो है बिजनेस रेगुलेटरी एरिया रखा गया, जैसे कि क्या क्या है, तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, सिंगल विंडो सिस्टम है, लेबर इन्वायरमेंटल है, ये सारी चीज़ें रखी गई है। फर्स्ट टाइम इसको 2015 में लाया गया था, और साथ ही साथ अब तक जो है बिज़नेस के थ्रू यहाँ पे बिजनेसेस जो किया जाता है उसके थ्रू काफ़ी फीडबैक लेकर इसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म भी किया गया है। स्टेट को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो अपना प्रूफ को भी सबमिट करे, अगर वो हर एक जगह पे रिफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए प्रूफ होना चाहिए और उसको सबमिट भी करना ज़रूरी है। रैंकिंग कैटेगरी आप देख लो, टॉप अचीवर जो 95% कंप्लाइंस करते हैं, अचीवर है जो कि 90 to 90%, फास्ट मूवर है जो 80 to 90% एंड एस्पायरर है जो कि 80% से नीचे। तो ये 4 कैटेगरी है इसके अंदर। यूपी की अगर बात करें नॉर्थ इंडिया से, आंध्र प्रदेश की बात करें साउथ इंडिया से, वेस्ट बंगाल की बात करें ईस्ट इंडिया से, मध्य प्रदेश की बात करें वेस्ट इंडिया से, और आसाम की बात करें यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, जिनके द्वारा इस रैंकिंग में टॉप किया गया है। अगर यूनियन टेरिटरीज़ में आप देखोगे तो दिल्ली के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया। तो ये कुछ यहाँ पे आपके डिटेल्स है, जो कैटेगरी है और रैंकिंग है कुछ स्टेट का, वो आप देख लीजिए हर एक सेक्टर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि शेयर परसेंटेज कितना इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया गया है। तो हर एक स्टेट का आप लोग देख सकते हो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने स्टेट का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा किसका है वो भी ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा है इन्वेस्टमेंट का। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 10 स्टेट के बारे में, जो कि 2019 में है। तो यहाँ पे आपका 15, 16, 17, 19 का यहाँ पे दिया गया, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट है। आपका स्टेट किस नंबर पे है उसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले में आप आंध्र प्रदेश है, दूसरे में यूपी है, थर्ड में यहाँ पे तेलंगाना है। तो फर्स्ट 3 को तो ज़रूर याद रखिए। रिफॉर्म और एप्लीकेबल जो यहाँ पे है वो भी आपका रखा गया है, तो इसको भी देख सकते हैं एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है, इम्प्लीमेंट कितना किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। थोड़ा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड जो भी है हमारे कंट्री में कैसा चल रहा है, हर एक स्टेट में कैसा है, उसके लिए आपको लिखने के लिए, और अगर क्वेश्चंस बन सकता है प्रीलिम्स में तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोन, एनपीए, ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बात करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए कि इस समय लोन का क्या हाल रहा। इससे पहले एनपीए की इशू जो है बहुत ही बढ़ चुकी थी, बहुत ही परेशान कर रही थी, लेकिन अब एनपीए का इशू और क्या है कोविड-19 के बाद, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। आपको अगर ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना होगा। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए हमें, रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से वहाँ पे चैनल है, सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाइए, जिसमें कि आपको सारे रिक्वायर्ड जो यूपीएससी मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सब मैं वहाँ पर पोस्ट करते रहती हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।